चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई करो @स्टडी स्टूडियो पर। आज हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जहाँ से आते हैं उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि बात करेंगे आज हम लोग रीअरेंजमेंट्स के बारे में। रीअरेंजमेंट कहिए या फिर पारा जम्बलिंग ऑफ द सेंटेंसेस कहिए, बात बिल्कुल सेम है दोनों ही कंडीशन में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रीअरेंजमेंट कैसे कम से कम समय में सॉल्व किया जाए। देखिए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा ग्रामर और थोड़ा सा ट्रिक, मतलब ट्रिकी अप्रोच। ट्रिक नहीं कह सकते हो आप उसको, ट्रिकी अप्रोच कह सकते हो, यानी कम समय में मैक्सिमम कैसे हम अटेम्प्ट कर पाएँ, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे, डायरेक्टली सेंटेंसेस पे आ जाते हैं हम लोग, जंबर सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। सही बच्चे जल्दी जल्दी इस वीडियो के बाद शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमारे साथ इस प्रयास में जुड़ सकें। देखा जाए, पहला रीअरेंजमेंट जो आपके सामने है, देखिए अगर हम रीअरेंजमेंट्स की बात करें, तो मेंस के एग्ज़ाम में आपके 10 to 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रीअरेंजमेंट से आते हैं। अगर आप बात करेंगे CGL मेंस की 2019 मेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो मेंस के एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके जो हैं आते हैं कहाँ से, डायरेक्टली रीअरेंजमेंट के। अदर और चीज़ें हैं जैसे कि वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, कॉमन एरर्स हैं, इन सारे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे आपके लिए। इन सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रयास में, उसी एफर्ट में हम लोग आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। आज पहला क्लास है जो इसमें हम लोग आज बात करेंगे डे 1। थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ हो गए जिसकी वजह से क्लास कुछ लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। और जहाँ तक जो भी बच्चे आपके मित्र, दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, जो भी रिलेटिव्स तैयारी कर रहे हो, उन तक ज़रूर आप उसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन अप्रोच से, इन चीज़ों से उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला रीअरेंजमेंट कहता है कि वन रीज़न आर्कियोलॉजिस्ट एंड एवरेज पीपल don't know much about the Indus Valley civilization is that it was only discovered in the 1920s। अब देखिए यहाँ पर आपने करना क्या है, जब भी हम रीअरेंजमेंट सॉल्व करें तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि यहाँ हमें क्या करना है। यहाँ हमें सबसे पहले जो हमारा ऐसा सेंटेंस जो हमारा बिगिनर हो सकता है, जो उस पूरे पैसेज को या स्टेटमेंट को या एक कहानी को या एक स्टोरी को या एक मैसेज को कन्वे कर सके, जहाँ से बिगिनिंग हो सकती है, वो सेंटेंस कौन सा है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए 4 सेंटेंस हमारे पास दिए हुए हैं ABCD। इनमें आप पहले एक बात समझिए, क्या किसी भी कंडीशन में अनदर रीज़न, क्या ये सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है? जहाँ पर अनदर रीज़न की बात की गई है, इसका मतलब है कि इससे पहले भी कुछ होगा। अगर अनदर रीज़न की बात की गई है, इसका मतलब है कि इससे पहले भी कुछ होगा। अनदर रीज़न है यानी कि इसके पहले कोई और रीज़न होगा, यानी कि बी वाला हमारा फर्स्ट नहीं होगा। बट लेस देन, तो बट लेस देन सी में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इससे पहले भी कुछ होगा। सिंस देन, तब से, सिंस देन का मतलब उस समय से। जब हम उस समय से बात कर रहे हैं, तब से की बात कर रहे हैं, तो बच्चों की बात समझो, सिंस देन क्या पॉसिबल है, उस तब से, यानी कि इससे पहले बात हुई है किसी चीज़ के बारे में, यानी कि ये भी बिगिनिंग का सेंटेंस नहीं हो सकता, बिगिनर हमारा ये नहीं हो सकता, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो कौन हो सकता है? तो वन रीज़न, देखिए अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, एक इंडिविजुअल सेंटेंस है जो कहता है वन रीज़न आर्कियोलॉजिस्ट, एक कारण जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक। तो वन रीज़न आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि ये हमारा ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब पहला रीज़न ये हो गया ए वाला कि वन रीज़न आर्कियोलॉजिस्ट। दूसरा, अब देखिए आगे बढ़िए,
ठीक। अब कहता है कि वन रीजन आर्कियोलॉजिस्ट एंड एवरेज पीपल डोंट नो मच अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट इट वॉज ओनली डिस्कवर्ड इन 1920। ठीक, 1920 के दशक में ये क्या हुई, डिस्कवर्ड हुई। अब इसको कनेक्ट कीजिए 1920s। अब कहता है उस समय से, समय की बात कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, और सिंस देन यानी कि उस समय से, तो समय कहाँ है 1920, यानी कि 1920 से, यानी इसका मतलब है कि ए के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो अब ऑप्शन पहले ढूंढ लो कि ए के बाद डी कहाँ पर है, तो बी ए सी डी, बी डी सी ए डी सी ए डी सी बी, ए सी बी डी, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी वाले में हमारा क्या है, ए डी सी बी है, इसका मतलब है कनेक्ट हो रहा है। तो हमें केवल दो ही तो ढूंढने हैं। फर्स्ट दो स्टेटमेंट अगर हमारे कनेक्ट हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि बाकी स्टोरी अपने आप कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप मिला के भी देख लो। कहते हैं उस समय से रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 1000 सेटलमेंट्स, यानी कि 1920 से अब तक रिसर्चर्स ने लगभग 1000 सेटलमेंट्स को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, विच फ्रॉम द सर्फेस अपीयर टू बिलोंग द कल्चर, जो सर्फेस से अपीयर हुए, जो उस कल्चर से संबंधित हैं, उस समय को दर्शाते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ए और डी अपने आप में कनेक्टेड हैं, आंसर हो गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। रीअरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अगर आप अप्रोच सही लगाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपको हर उसका एक अच्छा नंबर, एक नंबर मिल जाएगा। नेगेटिव होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि इन लेट 2018 Apple made headlines with their groundbreaking Apple Series 4 watch that has an integrated ECG to monitor the wearer's heart rhythms। ठीक, अब देखिए ढूंढिए इसमें कि कौन सा हमारा इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ना। अब देखो अगर यहाँ हम बच्चों बात करें तो सी वाला तो हमारा फर्स्ट हो नहीं सकता। विद इन डेज ऑफ इट्स रिलीज, यहाँ पर इट्स आया है, इसका मतलब है किसी के बारे में बात हो रही है। और जब किसी के बारे में बात हो रही है, विद इन डेज ऑफ इट्स रिलीज, जब किसी के बारे में बात हो रही है यानी कि इट्स प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसी नाउन के लिए आया होगा, तो पहले नाउन ढूंढो कहाँ है भाई। इसका मतलब ये तो सी वाला तो हुआ नहीं। ठीक, अब क्या हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है और डी हो सकता है। ठीक, अब कहता है डी में कि द एडवांसमेंट ऑफ दीज वेरिएबल, दीज फिर प्रोनाउन आया इशारा करने के लिए ये वेरिएबल्स, तो भाई दीज आया है, किसी के लिए तो आया होगा, इसका मतलब है कि ये भी पहला नहीं हो सकता। अब बचा क्या, बी और ए। ठीक, इन्हीं में से कोई दो, दोनों में से कोई एक फर्स्ट होगा। अब कहता है कि द डिमांड फॉर वेरिएबल डिवाइसेस हैज़ ग्रोन सिंस देयर इंट्रोडक्शन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सिंस द रिलीज ऑफ ब्लूटूथ इन 2000। कहता है कि जो वेरिएबल डिवाइसेस हैं उनकी जो डिमांड है, मांग है, हैज़ ग्रोन बढ़ चुकी है, कब से, सिंस देयर इंट्रोडक्शन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में जब से इनका इंट्रोडक्शन हुआ, सिंस द रिलीज ऑफ ब्लूटूथ इन 2000 में जब ब्लूटूथ आया उसके बाद से इस टाइप के डिवाइसेस की जो मांग है काफ़ी बढ़ गई। ठीक, फिर देखो इसके बाद कहता है कि इन लेट 2018, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर द डिमांड फॉर वेरिएबल डिवाइसेस, ठीक, ये स्टार्ट किया। डी वाला स्टेटमेंट कहता है द एडवांसमेंट ऑफ दीज वेरिएबल टेक्नोलॉजीज। अब देखो जो टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई कब, 2000 में या 2000 उसके आसपास। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ, भाई इसी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ होगा। तो द एडवांसमेंट ऑफ दीज वेरिएबल टेक्नोलॉजीज इज इन कंजंक्शन विद राइजिंग chronic disease like diabetes and cardiovascular disease। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तो बी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, डी। जैसे से इन चीज़ों में क्या हुआ, एडवांसमेंट हुआ। अब देखो अब यहाँ पर भाई जब बीमारी आई चीज़ों में, तब उसके बाद देखो अब एप्पल में क्या आने लगा, ECG है और दुनिया भर की चीज़ें, 4 वॉच दैट हैज़ एन इंटीग्रेटेड ECG टू मॉनिटर। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट होता गया, लोगों में बीमारियाँ आती गई, फिर उसके बाद उन बीमारियों को पकड़ने के लिए डिवाइसेस में और भी टेक्नोलॉजी आने लगी, यानी कि इसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो बी डी
BDAC इज द करेक्ट आंसर। क्या था? BDAC। तो हमको केवल 2 ही कनेक्टर ढूंढने हैं, यानी कि 2 ऐसे स्टेटमेंट ढूंढने हैं जो आपस में कनेक्ट हो जाएं। 4 मिलाने की जरूरत ही नहीं है, अगर 2 कनेक्ट हो गए अपने आप आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है कि while the invention raises concerns it will eventually replace human surgeons, it is likely to be used only to assist and enhance surgeons' work in the future. Thus, using robotic surgery. अब देखो इस स्टेटमेंट में 4 इस पैसेज में 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक, चारों को आप एक बार रिलेट करके देखो, एक बार थॉरली पढ़ कर देखो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। सोचने वाली बात यह है, एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई यानी ये तो नहीं होगा। 10 भी ये वाला भी नहीं होगा, तो लास्ट वाला हो सकता है। वाइल द इन्वेंशन रेजेज, जबकि इन्वेंशन बढ़ा। कंसर्न्स दैट इट विल, तो इसका मतलब है कि पहले बढ़ाओ, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? डी, यानी पहला क्या होगा? डी। तो कहता है कि रोबोटिक सर्जरी इज यूज्ड इन मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स एंड हेल्प्स टू ऐड इन प्रिसीजन, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, अब इसी से रिलेट करने वाला सेंटेंस कौन है जो रोबोटिक सर्जरी को और एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखिए, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी इज यूज्ड। अब बी वाला जरा पढ़िए, कहता है कि दस यूजिंग रोबोटिक सर्जरी, इस प्रकार से जब हम रोबोटिक सर्जरी को यूज़ करते हैं, सर्जन्स कैन परफॉर्म वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स दैट आर अदरवाइज ईदर हाईली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, जो या तो बहुत कठिन है या लगभग इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, अब कहता है कठिन है, एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स, एज टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या होगा? डी के बाद बी आ जाएगा। अब सी वाला एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, इट कैन बी कंबाइंड विद ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना, इसको धीरे धीरे और भी हम वास्तविकता से जोड़ सकते हैं। टू अलाउ सर्जन्स टू व्यू इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर्जन्स को और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं, इसमें और चीज़ें ला सकते हैं। यानी कि डी के बाद क्या आएगा? बी आएगा, फिर सी आएगा। तो डी भी अपने आप में कनेक्टेड हो, बस एक ढूंढ लो। देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी बी यहाँ कनेक्टेड था और यहाँ पर कनेक्टेड था, डी बी ए सी, डी बी सी ए। अब सी वाला जो है, इस कंडीशन में हमने क्या करना पड़ेगा? एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम ए की बात करें और सी की बात करें, तो सी जो है इम्पॉसिबल के बाद कोई इसी का कनेक्टर है, इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब इसके बाद क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, जो बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, तो डी बी सी ए इज द करेक्ट आंसर। डन है मेरी बात? चलिए आगे देखा जाए। अगला देखो, कहता है कि दे आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स स्टिल टू बी क्रैक्ड एंड there's no better challenge than the symbols of the Indus Valley civilization. From this culture, archaeologists have recovered several thousand short inscriptions, most with just 4 or 5 signs. There is no consensus on how to read them. Today, when we have unlocked the secrets of Egyptian hieroglyphs and hosts of far lesser known scripts, it seems as though there's nothing left for enterprising epigraphers. अब देखो, इस अगर हम सेंटेंस की बात करें तो कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि भाई फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा। तो देयर इज नो कंसेंसस ऑन हाउ टू रीड देम। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? रीड देम। तो किसको देम? यानी कुछ तो होगा जिसको पढ़ा होगा, कैसे उनको पढ़ा जाए। ठीक है, अब कैसे पढ़ा जाए तो पहले ढूंढो किसको पढ़ना है। फ्रॉम दिस कल्चर, अब दिस कल्चर आया, इसका मतलब इससे पहले कुछ आया होगा। दे आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स स्टिल टू बी क्रैक्ड। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम हैं जो अभी भी क्रैक किए जाने हैं। अब इस पढ़ो जरा, एंड देयर इज नो बेटर चैलेंज दैन द सिम्बल्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो पहले इसको सर्च करो, खोजो। अब किस भाई कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है? तो बी सी दोनों तो हो गए नहीं। अब स्टेटमेंट डी कहता है
कि टुडे व्हेन वी हैव अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ इजिप्टियन एरोग्लिप्स एंड होस्ट ऑफ फॉर लेसन स्क्रिप्ट्स, होस्ट ऑफ फार लेसर नोन स्क्रिप्ट्स, है ना, ऐसी स्क्रिप्ट जो बहुत कम जानी जाती हैं, ठीक। इट सीम्स एज दो देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर इंटरप्राइजिंग एपिग्राफर्स, जो एपिग्राफर्स हैं उनके लिए कुछ भी मतलब इंटरप्राइजिंग नहीं बचा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, आज की हम बात करेंगे, इसको रिलेट करेंगे किससे, सेकेंड सेंटेंस से। तो देखो ज़रा, डी स्टेटमेंट, यानी कि ये हमारा पहला हो गया। तो भाई पहला डी में किस में है, सी डी ए बी, डी ए बी सी, तो ये तो होगा नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक। टुडे व्हेन वी हैव अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ इजिप्टियन एरोग्लिप्स एंड होस्ट फॉर lesser known scripts, it seems as though there is nothing left for enterprising epigraphers, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब इसी स्टेटमेंट को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसी के बारे में और आगे बात कर रहा है। अगर ए वाले को पढ़ो, देयर आर एक्चुअली, सबसे पहले हमने बात करी कि आज के समय में वी हैव अनलॉक्ड द सीक्रेट्स ऑफ इजिप्टियन एरोग्लिप्स एंड होस्ट ऑफ फार लेसर नोन स्क्रिप्ट्स, जो कम से कम जाने वाली स्क्रिप्ट्स थी, लिखावटें थी, है ना, जो इजिप्ट की जो वहाँ चीज़ें मिलती थी, उनके वारिसों के जो वंशजों के जो अवशेष हैं, जो भी चीज़ें वहाँ मिली हैं, उन पर जो चीज़ें लिखी हैं, वो वी हैव अनलॉक्ड सीक्रेट्स, हमने उन सीक्रेट्स को क्या किया, अनलॉक कर दिया, यानी कि उनको हमने समझना सीख लिया, ठीक। अब इसी के बाद देखो क्या कहता है कि देयर आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स। अब बताता है कि भाई इसके अलावा बहुत सारे एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स हैं स्टिल टू बी क्रैक्ड, इसके अलावा और भी हैं, ये तो है ही है, इसके अलावा और भी हैं जो अभी भी जिनको पढ़ा जाना, जिनको क्रैक किया जाना बाकी है। यानी कि डी के बाद क्या आ जाएगा, ए, तो डी के बाद ए कहाँ है, केवल इसमें बोले, यानी कि हमारा डी ए बी सी क्या हो गया, आंसर हो गया, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है, ये थोड़ा सा आसान है, कहता है एज पर द वेबसाइट ऑफ नासा। अब मेरी बात समझिए, देखिए रीअरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सा तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसको रिलेट करना ही पड़ेगा, है ना, एटलीस्ट थॉरोली एक बार उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए एक एक लाइन हल्के हल्के से, उसका उसको आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। दो ही स्टेटमेंट आपको रिलेट करने हैं। पहला कहता है कि एज पर द वेबसाइट ऑफ नासा द Lyrit's meteor shower was first seen by the Chinese in the year 687 BC। अब देखिए, these lyrics, देखो these those, यानी कि बी और सी तो हमारे पहले होंगे नहीं, जैसे ही these और those आया तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब कौन सा हमारा फर्स्ट होगा, इस देखा जाए। कहता है The Lyrit's meteor shower was observed in the moonless sky of April 23। अप्रैल 23 की जो कम मूनलेस स्काई, यानी कि चांद के बिना जो स्काई था, आसमान था, चांद नहीं था, उसमें इस टाइप के मेट्योर जो हैं वो देखे गए, ठीक। अब देखो जरा इनके बारे में आगे कहाँ एक्सप्लेन किया है, यानी सबसे पहले क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक। यही इंडिविजुअल स्टेटमेंट है जहाँ पर नाउन से स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है, बाकी किसी में तो नाउन है नहीं। एज पर द वेबसाइट ऑफ नासा दीज लीड्स दोज स्टेरी मेट्योर्स, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। अब कहता है कि द लीड्स मेट्योर shower was observed in the moonless sky of April 23। Those starry meteors seem to fall from every point in the heavens in such numbers as to resemble a shower of sky rockets। अब देखो ये कहाँ कब देखे गए, जब आसमान में चांद नहीं था 23 अप्रैल को, ठीक। अब इसके बाद आगे इसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया कि दोज स्टारी, दोज यानी कि वो तारों की तरह चमकते हुए जो मेट्योर्स हैं, जो आसमान जिसको देख हम लोग विश्व मानते हैं ना, कहते हैं किसी की आत्मा जा रही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही जाती हैं। तो meteors seem to fall from very point in the heavens in such numbers as to resemble a shower of sky rockets। जैसे कि स्काई रॉकेट्स जा रहे हैं उस तरीके से वो वहाँ से
गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, स्वर्ग से आते हुए पॉइंट है ना, इस तरीके से हम दिखाई हुए पड़ते हैं। तो यानी कि इसके बाद जस्ट रिलेट कौन कर रहा है, सी। तो डी के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, सी। तो डी के बाद सी कहाँ है, ए बी सी डी, ये नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है और इसमें है, यानी कि इधर दिस वन इज द आंसर और बी सी ए बी, या तो ये आंसर होगा। ठीक, अब कहता है कि दोज स्टारी मेच्योर सीम टू fall from every point in the heavens, हर जगह स्वर्ग की हर एक पॉइंट से ये गिरते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से गिरते हैं, इन सच नंबर्स, इतनी बड़ी मात्रा में इस तरीके से गिरते हैं जैसे कि ये लगता है कि कोई स्काई रॉकेट्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, बरस रहे हैं। ठीक है, कहने का यही मतलब है। अब इसी को आगे रिलेट कीजिए। अब कहता है कि दीज लेट्स आर द ओल्डेस्ट शूटिंग स्टार्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ विच वर सीन अबाउट 2700 ईयर्स एगो। अब इन्हीं के बारे में दोबारा बी में बात करी गई है कि दीज लीड्स आर द ओल्डेस्ट शूटिंग स्टार्स, ये जो लीड्स हैं ये शूटिंग स्टार्स हैं, है ना। अब इसी के बारे में फिर एक्सप्लेन किया, आगे बताया, यानी डी के बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद क्या आएगा, बी। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, डी सी बी ए, है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का, डिफिकल्ट क्या कह सकते हो, है तो आसान ही, ऐसा कुछ बहुत मतलब इसमें नहीं है, बस केवल रिलेट करने की बात है ना। स्टोरी को अरेंज करने की बात है, बस उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने का एक तरीका है। आपको बस रिलेट करना समझना होगा, कैसे हम रिलेट कर रहे हैं उसको। भाई देखिए डी में क्या है, हमारे पास नाउन है, नाउन के बाद क्या है, वर्ब है, तो बट ऑब्वियस है कि इसके बाद जो आएगा वो इसी के बारे में बात करेगा और वो प्रोनाउन होगा, यानी कि द लीड्स मेट्योर शोर, इन्हीं के बारे में बात करेगा। कौन बात कर रहा है, तो सी बात कर रहा है। सी को फिर आगे और एक्सप्लेन किया, कहाँ गया, बी में, तो हमने बी को रख दिया। तो डी सी बी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखा जाए। अगला कहता है कि एट सेरिलियंस टैगगामा चिंपैंजी सेंचुरी TCS volunteers care for 96 orphan chimpanzees. Wildlife groups largely depend on tourism to help their foster, feed and protect vulnerable animals. But our field projects have greatly suffered and have been placed on hold. They are facing tough times due to COVID-19 pandemic. अब देखिए, कुछ मत करो, अगर इस स्टेटमेंट की हम बात करें तो फिर वही तरीका अपनाइए। सबसे पहले इंडिविजुअल स्टेटमेंट ढूंढिए। तो एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, भाई दे वाला ये, दे आर फेसिंग, कौन फेसिंग, कोई तो होगा, बट आर फील्ड प्रोजेक्ट्स, लेकिन हमारे जो फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो इससे पहले इसका मतलब कुछ होगा। ठीक है, तो अब देखिए वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स लार्जली डिपेंड ऑन टूरिज्म। अब देखिए बी स्टेटमेंट कहता है कि जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं लार्जली डिपेंड ऑन टूरिज्म टू हेल्प देम फॉस्टर, फीड एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल एनिमल्स। तो जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं वो प्रमुख रूप से डिपेंड करते हैं किस पर, टूरिज्म पर, जो उनकी मदद करते हैं, उनको उनके भोजन में, उनके फलने फूलने में, एंड प्रोटेक्ट एंड वल्नरेबल एनिमल्स, और ऐसे एनिमल्स जो लुप्तप्राय हैं, जो जल्दी समाप्त होने वाले हैं, उनकी रक्षा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। ठीक, यानी कि ये गया, ये दोनों बचे। अब ढूंढो तो वल्नरेबल एनिमल्स। अब इसके बाद कहता है कि इसका क्या आएगा, दे आर फेसिंग टफ टाइम ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। भाई जो एनिमल्स हैं, जो वल्नरेबल एनिमल्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, या जो वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स हैं, इसके लिए प्रोनाउन आया कि ये जो हैं इस समय क्या है, टफ टाइम फेस कर रहे हैं। COVID-19 पेंडेमिक की वजह से टफ टाइम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो दे आर फेसिंग टफ टाइम्स, यानी कि बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो बी डी ए सी इज द करेक्ट आंसर। दो ही तो रिलेट करने हैं। तो पहला क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ ग्रुप्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, टूरिज्म पर, जो उनकी मदद करते हैं फॉस्टर, फीड और प्रोटेक्ट वल्नरेबल एनिमल्स करने में। ठीक, अब कहता है कि भाई इस समय क्या है, COVID-19 की वजह से वो कठिन समय फेस कर रहे हैं। दे आर फेसिंग टफ टाइम्स ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक। तो बी के बाद क्या आ गया बच्चों, डी आ गया। तो बी डी एक साथ रिलेट हो गया। आगे बढ़िए। अगला कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ टू रियलाइज एंड
prioritize spending on health care services, it is important for the states। देखिए ये बहुत सिंपल है। लगभग अगर मान लीजिए 10 आते हैं हमारे रीअरेंजमेंट, जिसमें 2 रीअरेंजमेंट इसी तरह के आते हैं, बहुत सिंपल, 2 से 3, ठीक है। 3 आते हैं जो बहुत थोड़ा सा उनका लैंग्वेज टफ होती है, और 3 से 4 मॉडरेट लेवल के होते हैं जो आपको आसानी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ टू रियलाइज एंड प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स, ठीक। अब इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ज़रा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स। सबसे पहले क्या आएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स। कहता है कि ये स्टेट्स के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेट्स, क्या क्या महत्वपूर्ण है, टू रियलाइज क्या रियलाइज करना, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ की इम्पोर्टेंस रियलाइज करना, यानी कि SQPR, ठीक है, SQPR यानी कि लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरी बात सभी को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज फर्स्ट डे, हमारा डे फर्स्ट था। आज हम लोगों ने कुछ रीअरेंजमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करी है बच्चों। अगले क्लास में यानी कि नेक्स्ट सेशन में यहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और रीअरेंजमेंट की हर टॉपिक की लगभग, क्योंकि हमारे पास 25 डेज़ के अप्रॉक्स हैं, 25 डेज़ के अप्रॉक्स हमारे पास हैं, तो हर सेशन की यानी कि PQRS, वॉइस, नरेशन, 5 टॉपिक जो मेन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपका क्लोज टेस्ट है, फिलर्स हैं, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, रीअरेंजमेंट, कॉमन एरर्स, ठीक है, वॉइस और नरेशन। तो इन टॉपिक्स पर 5-5 क्लास हम लोग हर टॉपिक की कर लेंगे, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। कुछ भी आप, कहीं भी आपको डाउट हो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए, मैं 110% आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और कहीं कोई डाउट हो तो आप बिंदास होकर हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।